दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के 160वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख अंग पंजाब की 32 किसान संगठनों की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि 8 मई को पंजाब भर में किसान, मजदूर, दुकानदार बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर लॉकडाउन का विरोध करेंगे। इस बैठक में सभी संगठनों के राज्य स्तर के मुख्य नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ने में असफल रही है। यह सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधा जैसे ऑक्सीजन बेड, दवाइयां आदि प्रदान करने में फेल साबित हुई है। हालांकि भाजपा किसानों के धरने को कोरोना फैलाने का बड़ा कारण बता रही है, परंतु यहां किसान जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। पंजाब के 32 किसान यूनियन का यह फैसला है कि 8 मई को पंजाब भर में किसान, मजदूर, दुकानदार बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर लॉकडाउन का विरोध करेंगे। किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने बताया कि आने वाले 10 मई और 12 मई को दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब से किसानों के बड़े जत्थे दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और मोर्चे को मजबूत किया जाएगा। किसानों के धरने हमेशा मजबूत रहेंगे। कटाई का सीजन खत्म हो गया है और अब अलग अलग जत्थों में किसान दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। किसान नेताओं के अनुसार कोरोना की आड़ में सरकार कॉर्पोरेट वर्ग को फायदा करना चाहती है। किसानों, मजदूरों के शोषण संबंधित फैसले लॉकडाउन में ही लिए गए हैं। दोस्तों कुछ लोग मशहूर होने के लिए भी उलझलूल हरकतें करते बैठते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में एक दंपति यानी कि एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया जिसमें बगैर मास्क रोड पर निकलते हैं और फिर पुलिस के रोकने पर खूब हंगामा करते हैं। इस मामले में युवती कुछ ज्यादा ही उलझलूल बातें करती नजर आती है। उस युवती को थोड़ी देर के लिए थाने तो ले गई, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। और शायद इसी से प्रेरणा लेकर पटना की एक लड़की ने बुधवार की रात बोरिंग रोड चौराहे पर वही सीन दोहराने की पूरी कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम के कई वीडियो क्लिप तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिन्हें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह युवती लॉकडाउन के दौरान स्कूटी से सड़क पर निकली थी और तो और उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। हालांकि दिल्ली वाली युवती से उलट युवती से मास्क पहन रखा है। जब पुलिस ने जब उसे रोका और हेलमेट नहीं पहनने के लिए चालान काटने की बात कही तो उसने जबरदस्त हंगामा और नौटंकी शुरू कर दी। वीडियो में बता रही है कि वह किसी जरूरी काम की वजह से परेशान है। हालांकि वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि वह बिल्कुल फुर्सत में है। अगर वह परेशान होती तो वह इतनी देर तक पुलिस का और खुद का समय बर्बाद नहीं करती। इस पूरे घटनाक्रम के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ वीडियो आप यहां पर भी देख सकते हैं। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर एक युवती ने मंगलवार रात जमकर ड्रामा किया। मैडम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एसएसपी उपेंद्र शर्मा को भी नहीं बख्शा। मैडम दिल्ली वाली मोहतरमा से भी इंप्रेस लगी। युवती ने खूब हंगामा किया, गालियां भी बकी और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अब यहां आकर चालान काटेंगी। बाद में वह एसएसपी उपेंद्र शर्मा को बुलाने की मांग करने लगी। उसने पुलिस वालों की नौकरी जाने की चेतावनी भी दे डाली। वह वीडियो में ठेले खेमचा वालों की परेशानियों का भी जिक्र करती नजर आ रही है। लेकिन पूरा वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मकसद क्या है। बाद में पुलिस गश्ती दल के इंचार्ज ने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वायरलेस पर सूचना प्रसारित करने के बाद तत्काल महिला पुलिस बल को मौके पर भेजा गया और युवती को थाने ले जाया गया। देर रात तक युवती से थाने में ही पूछताछ की जा रही थी। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित हुए हैं और उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन भी जब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई तो रात दिन दिल्ली में पेट्रोल जहां 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं पेट्रोल के दाम 30 पैसे बढ़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 28 मार्च को जब चुनाव के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम घटे थे, तब भी राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला था।
दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण से जहां ऑक्सीजन जरूरी दवाओं के कारण कई लोगों की जान जा रही है, वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लिए सांसों का सौदा करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती बरती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से विशेष टीम ने बुधवार को पटना शहर के 4 थाना क्षेत्र के अगमकुआं, सुल्तानगंज, राजीव नगर और जनकपुर में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 54 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, 50 लीटर वाला एक खाली सिलेंडर और 84 रेगुलेटर बरामद किए गए। फिलहाल गिरफ्तार धंधेबाजों से गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ चल रही है। राजीव नगर रोड नंबर 23 में ऑक्सीजन सिलेंडर में उपयोग किए जाने वाले फ्लोमीटर और रेगुलेटर की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसे फ्लोमीटर की कीमत बाजार में मात्र 700 से 800 रुपए है, उसे चोरी छिपे 8000 रुपए में बेचा जा रहा था। इस मामले में राजीव नगर थाना की पुलिस ने छापेमारी करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों के पास से 42 फ्लोमीटर और रेगुलेटर बरामद किए गए। दोस्तों, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि संतों और वीरों की भूमि पर अब तो राम बनना ही होगा। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव के मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की सीता का अपहरण करने पर वे कुछ कहती तो बेहतर होता। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बंगाल में हिंसा की घटनाओं को लेकर ट्वीट करके कहा है कि बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या अब टिट फॉर टेट करना ही होगा। राष्ट्रपति शासन और एनआरसी अब यही उपाय है। इस पर पलटवार करते हुए के मिश्रा ने कहा है कि कोरोना के कहर से लाशों के ढेर से बेखबर प्रज्ञा सिंह ठाकुर अचानक प्रकट हुई, वो भी बंगाल और ममता बनर्जी को लेकर, वे वहां राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। दोस्तों, लोकप्रिय किसान नेता अजित सिंह का निधन देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। 82 साल के अजित सिंह ने गुरुवार सुबह 6 बजे गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 22 अप्रैल को अजित सिंह कोरोना संक्रमित हुए थे। डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़े में संक्रमण की वजह से उनका निधन हो गया। अजित सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी सिंह के बेटे अजित सिंह का जन्म मेरठ में हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अपने पिता के बीमार होने पर 1986 में राज्यसभा सांसद के तौर पर की थी। दोस्तों, कोरोना फैलने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और यह दावा है कि 5G रेडियो तरंगों की वजह से कोरोना फैल रहा है। इन दावों की हकीकत जानने के लिए हमने द डायलॉग के फाउंडिंग डायरेक्टर काजिम रिजवी से बातचीत की। काजिम रिजवी की माने तो शुरुआत में यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को जो दावा करते हैं कि कोरोना की वजह दूसरी लहर और 5G प्रशिक्षण के बीच कोई संबंध है, तो वह पूरी तरीके से निराधार है, गलत है। रिजवी ने बताया कि यह पहले से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO सहित कई संगठनों की ओर से स्थापित किया गया है कि 5G तकनीक की स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। WHO ने कोविड और 5G पर विशेष रूप से कहते हुए पहले ही इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि कोरोना रेडियो तरंगों या फिर मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं, नहीं फैल सकते हैं। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के पास इसका समर्थन करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। इसके अलावा भारत में 5G प्रशिक्षण अभी भी एक शुरुआती अवस्था में है और छोटे स्तर पर किए जा रहे हैं, इसलिए इन दावों को कोई भी महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और यह बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में जारी मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार लॉकडाउन 13 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान तमाम दुकानें, प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रहेंगे। सरकार ने नए दिशा निर्देशों में कई चीजों को इससे अलग रखा है, जिसमें दवा, हेल्थ कैरियर, मेडिकल उपकरणों से जुड़ी दुकानें खुली रहेगी। इसके साथ ही उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें 2 बजे तक खुली रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगर जिले में कोरोना काल में संतरे के बगीचे को अस्पताल में तब्दील करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक झोला छाप डॉक्टर संतरे के बाग में ही मरीजों को लेटाकर इलाज कर रहा था और उन्हें ग्लूकोज भी चढ़ा रहा था। इस मामले की खबर मिलने पर अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो फिर डॉक्टर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे अफसरों की टीम को सिर्फ पैरों के सहारे बोतलें ही टंगी मिली। इस घटना का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अफसरों को मौके से सिरिंज और दवाइयों के पत्ते अधजली अवस्था में मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों में कोरोना को लेकर डर व्याप्त है, इसके चलते लोग
लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से बच रहे हैं। जी हाँ, उन्हें डर है कि यदि वे अस्पताल का रुख करेंगे तो फिर उन्हें कोरोना मरीज बताकर भर्ती कर लिया जाएगा। इसी डर से लोग झोले छाप डॉक्टर से ही इलाज कराने के लिए रुख कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर में खुली जगह को अस्पताल में तब्दील करना नियमों का उल्लंघन है। फिलहाल उस झोला छाप डॉक्टर की तलाश की जा रही है जिसने संतरे के बाग को अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीर में बाग में कई लोग लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों में महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है और इन सब पर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब स्थित मुस्लिमों के पवित्र धर्म स्थल मक्का के काबा से पहली बार काले पत्थर की तस्वीर सामने आई है। जी खुद सऊदी प्रशासन ने इन तस्वीरों को जारी किया है। सऊदी अरब सरकार ने 49,000 मेगापिक्सल की यह तस्वीर जारी की है। यह वही पत्थर है जिसे हज यात्रा के दौरान हाजी चूमते हैं। जी अरबी में इस काले पत्थर को अल हजर अल अस्वाद के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सियाह यानी कि काली पत्थर। इन तस्वीरों को डेवलप करने में करीब 50 घंटे का समय लगा है। इन तस्वीरों को बनाने में कुल 1050 फोटो का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक फोटो 160 ने गीगाबाइट की थी। इन तस्वीरों को जारी करने के लिए मस्जिद प्रशासन ने अपने इंजीनियरिंग एजेंसी की मदद ली। इसके लिए फोकस स्टॉकिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। इस टेक्नोलॉजी के जरिए अलग अलग एंगल से लिए गए फोटोग्राफ को जोड़ा जाता है और फिर उनमें से एक शार्प और हाई क्वालिटी फोटोग्राफ तैयार किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के रिसर्चर अफीती अल अकीती ने कहा है कि यह पत्थर वास्तव में काला नहीं है जैसा मैं समझता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार है कि इस पत्थर के फोटो मैग्नीफाई करके लिए गए हैं। ये पत्थर मस्जिद के पूर्वी हिस्से में लगाया गया है। इसके चारों ओर शुद्ध चांदी के बॉर्डर से घेरा गया है। हज यात्रा पहुंचे लोग परिक्रमा के दौरान इसे चूमने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह हर हाजी के लिए संभव नहीं हो पाता है। हर हाजी को नसीब नहीं हो पाता है। दोस्तों, भारतीय रेल ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यह ट्रेन 7 मई 2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द रहेगी। जी हां, इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जो ट्रेन रद्द कर दी गई है उसमें ज्यादा भीड़ नहीं थी, यात्रियों की संख्या कम थी। क्षमता से कम यात्रियों की संख्या को देखकर रेलवे ने यह फैसला लिया है। कोरोना काल के दौरान यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन इसमें कभी भी यात्रियों की संख्या नहीं रही। कोरोना की दूसरी लहर ने जब दस्तक दी तो फिर यात्रियों की संख्या इन ट्रेनों में कम हो गई। रेलवे सही समय पर अपनी मौजूदा क्षमता का उचित इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में यात्रियों की कम हो रही संख्या के परिचालन के बजाय इस क्षमता का इस्तेमाल और दूसरी जगह पर काम करेगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैली हिंसा में दर्जन भर लोगों की जान चली गई है। जी हां, इस हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों तस्वीर और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता का हिंसा में हाथ है। इसी बीच बंगाल बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिस वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि इस कार्यकर्ता का नाम मानिक मोइत्रा है, जो शीतलकुची का रहने वाला है। इसकी हिंसा में जान चली गई है, मौत हो गई है। जी हां, अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई है जिसमें पता चलता है कि वीडियो में दिख रहा शख्स इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट अभ्रो बनर्जी है, जो कि जिंदा है। जी हां, बीजेपी ने पहले बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के 9 पीड़ितों के नाम साझा किए थे और फिर उसमें मौतिक मोइत्रा और मिंटू बर्मन भी शामिल थे जो शीतलकुची में मारे गए थे। हालांकि किसी की पहचान मानिक मोइत्रा के रूप में नहीं थी। बीजेपी द्वारा जारी किए गए इस फेक वीडियो को अब बीजेपी बंगाल के आधिकारिक फेसबुक पेज पर हटा दिया गया है, लेकिन यह वीडियो बीजेपी के आधिकारिक पेज पर अभी भी मौजूद है, चल रही है, जिसे अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद अभ्रो बनर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। अभ्रो बनर्जी ने लिखा है कि मैं अभ्रो बनर्जी हूं, शीतलकुची से 1300 किलोमीटर दूर रह रहा हूं। जब बीजेपी आईटी सेल दावा किया है कि मैं मानिक मोइत्रा हूं और शीतलकुची में मारा गया हूं। जब कृपया विश्वास ना करें, यह फेक पोस्ट है और इसकी चिंता ना करें। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल जिंदा हूं और बिल्कुल ये बीजेपी वाले फेक न्यूज फैला रहे हैं। और दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। यह देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों और मौतों के आंकड़े ने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जी आपको बता दें कि पिछले एक दिन में देश भर में 4,12,265 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 3,980 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी ये दूसरी बार है जब एक दिन में कोरोना के 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। जी इसके पहले 30 अप्रैल को 4,02,014 मामले सामने
सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों के बाद देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या हो गई है 2,30,168। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना फोन नंबर बदल देते हैं और पुराने नंबर के बदले नया नंबर ले लेते हैं तो उस पुराने नंबर का क्या होता है? जी हाँ, मोबाइल कैरियर्स अक्सर उस पुराने नंबर को रिसाइकिल करके देते हैं और उसके बदले ही आपको नया नंबर देते हैं। लेकिन कई यूजर्स के लिए यह प्रोसेस सुरक्षित नहीं होता है। जब आपके पुराने नंबर को किसी नए यूजर्स को दिया जाता है तो फिर आपके पुराने नंबर का डेटा उस यूजर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। ऐसे में यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि आपके पुराने नंबर से आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। जब आप अपना नंबर बदल लेते हैं तो फिर आप अपने डिजिटल अकाउंट्स में उस नंबर को अपडेट करना भूल जाते हैं। यानी कि ई कॉमर्स एप्स पर आप पुराने नंबर से ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कई एप्स भी हैं, ऐसे में इन्हें आप नए नंबर से अपडेट करना भूल जाते हैं। यूनिवर्सिटी ने बताया कि एक पत्रकार को जैसा ही नया नंबर मिला उसके फोन में ब्लड टेस्ट रिजल्ट और स्पा अपॉइंटमेंट के ढेर सारे टेक्स्ट आने लगे। अरविंद नाम के एक नया रिसर्च ने बताया कि हमने 200 रिसाइकिल नंबर्स को एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल किया और पाया कि उसमें से 19 नंबर अभी भी सिक्योरिटी प्राइवेसी से जुड़े कॉल्स और मैसेज पा रहे थे। यानी कि नए यूजर्स को यह सब जानकारी मिल रही थी। जी रिसर्च ने यहाँ रिसाइकलिंग को लेकर 8 खतरे बताए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा है कि आपके डेटा का चोरी होना। यानी कि नए सब्सक्राइबर्स को जैसे ही आपका पुराना नंबर दिया जाएगा तो एसएमएस के जरिए उसकी जानकारी ली जा सकती है। सब्सक्राइबर्स ऐसे में कई ऐसे मैसेज देखकर जाल में फंस जाएगा और विश्वास कर लेगा। वहीं अटैकर आपके पुराने नंबर से कहीं भी लॉगिंग में इस्तेमाल कर सकती है। वहीं कई एसएमएस सर्विस चालू कर सकता है। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए देश भर के अलग अलग इलाकों में कहीं लॉकडाउन तो कहीं कोरोना कर्फ्यू के कारण से पाबंदियों का दौर जारी है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए हर जगह पुलिस की मुस्तैदी है। ये सभी नजरें बनाए हुए हैं ताकि कहीं भी कोरोना नियमों का उल्लंघन ना हो। मगर इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने और फिर उस पर एक्शन लेने का एक नया अनोखा मामला सामने आया है। इंदौर पुलिस ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक कुत्ते के साथ साथ उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया है। ये घटना इंदौर के प्लासिया इलाके की उस वक्त की है जब शख्स अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था और उसी वक्त कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वह बिजनेसमैन है। पुलिस ने उसे उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह कोरोना नियमों का उल्लंघन करके अपने कुत्ते को वॉक पर लेकर बाहर निकला था। पुलिस ने उसे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाया और गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने आरोपी शख्स और फिर उसके कुत्ते को जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। कुछ पशु अधिकार कार्यालयों ने बाहर टहलने के लिए आदमी और फिर कुत्ते की गिरफ्तारी का विरोध भी किया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस का सफाया हो गया है, लेकिन वे तृणमूल कांग्रेस की जीत पर खुश नजर आ रही है। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ का कहना है कि ममता बनर्जी आज देश की नेता है। जी हां, कमलनाथ ने कहा है कि ममता बनर्जी देश की नेता है जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी मात दे दी। हालांकि 2024 के आम चुनाव में ममता बनर्जी को यूपीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल को वे टाल गए। इस सवाल पर कमलनाथ ने कहा है कि यूपीए की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार का सही समय पर फैसला लिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी आज हमारे देश के नेता हैं। वे लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं। उन्होंने ये स्तर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और केंद्रीय एजेंसी की ओर से कड़ी टक्कर मिलने के बाद भी हासिल किया है। कमलनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी की केंद्र सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लड़ाई थी। इसके बाद भी उन्होंने सबको लठ मारकर भगा दिया। दोस्तों, देश के अन्य हिस्सों की तरह ही कोरोना के खौफ और कर्फ्यू के बीच काम नहीं मिलने की वजह से परेशान पंजाब में रह रहे बिहार और यूपी के मजदूरों का पलायन एक बार फिर से तेज हो गया है। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा जालंधर के रामा मंडी में देर रात देखने को मिला, जहां कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए करीब 150 मजदूर एक बस में जबरन बिठाए गए थे। इनमें से कुछ मजदूर गुरदासपुर और होशियारपुर तो बाकी जालंधर से चराए गए थे। इस बीच जालंधर से लुधियाना की तरफ पैदल जा रहे एक मजदूर ने बताया कि वे बस चालक ने बिहार जाने के लिए उनसे 2250 रुपए वसूले हैं। यह पहले कहा था कि एक सीट पर 4 लोग बैठेंगे, लेकिन 6 लोग बिठा दिया गया। जब विरोध किया गया तो थप्पड़ जड़ दिया गया। यह इतना ही नहीं, पैसे लेने के बावजूद भी टिकट तक नहीं दी गई। जब फिर उन्हें जालंधर में उतार दिया गया तो उनके पैसे भी नहीं लौटाए गए।
दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया है कि बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में मारे गए लोगों को बिना भेदभाव के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जब ममता बनर्जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार चुनाव बाद हुई हिंसा में 16 लोग मारे गए, जिनमें से आधी टीएमसी के और आधी भाजपा के थे। यह एक व्यक्ति संयुक्त मोर्चा का था। ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे। वे अपनी हार को स्वीकार करना ही नहीं चाह रहे थे। यह नई सरकार का गठन हुए 24 घंटे में भी नहीं हुए और वे लेटर भेजने लगे। यह अपने नेताओं को बुला लिया। दरअसल वे जनादेश को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। यह मैं उनसे यह आग्रह करती हूं कि वे जनादेश को स्वीकार करें। गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव बाद जमकर हिंसा हुई है। जब भाजपा का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने भाजपा के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को पीटा। 5 मई को ममता बनर्जी ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।